नाम सुना है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की असलियत अब जाकर हमारे सामने आई है शांग-ची मूवी में। एमसीयू की इस 25th मूवी में हमें न सिर्फ उन मैजिकल रिंग्स के बारे में पता चला, बल्कि यहाँ एक बिल्कुल ही नए सुपर हीरो की एंट्री भी हुई। इस फिल्म की स्टोरी तो बढ़िया है ही, इसके साथ ही ये एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है 10 रिंग्स यानी 10 जादुई चक्रों की। ये रिंग्स हजारों साल से अस्तित्व में है, पर ये कहां से आई और किसकी है ये बात किसी को नहीं मालूम। इन रिंग्स में बहुत सी पावर्स है और इन्हें किसी भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें पहनने वाले इंसान की उम्र भी नहीं बढ़ती, मतलब एक तरह से वो अमर बन जाता है। इन रिंग्स को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो कि बहुत ताकतवर और होशियार है। लगभग 1000 साल पहले ये रिंग्स वेनवू नाम के एक चाइनीज आदमी को मिली, और क्योंकि वेनवू उन रिंग्स के काबिल था, इसीलिए वो उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर पाया। पर उसने इस ताकत का सही इस्तेमाल करने की बजाय इससे पूरी दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वेनवू ने अपनी एक आर्मी बनाई थी जिसका नाम था 10 रिंग्स। उसकी मदद से उसने सदियों तक पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत फैलाई, लेकिन बाद में उसका इस सब से दिल भर गया और अब उसे चमत्कारों और जादुई शक्तियों में दिलचस्पी आने लगी। इसीलिए वेनवू ने माइथोलॉजी की स्टडी करना शुरू किया। फिर 1996 में उसे टालो नाम की एक जगह के बारे में पता चला। टालो एक दूसरा डायमेंशन है जहाँ पर बहुत से रहस्यमय जानवर है और वो जगह जादुई शक्तियों से भरी है। वेनवू ने इस दुनिया में तो अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी और अब वो टालो पर भी कब्जा करना चाहता था। इसीलिए उसने उस जगह की काफी रिसर्च की। फिर एक दिन वो अपने कुछ साथियों के साथ टालो जाने के लिए निकल पड़ा। टालो का रास्ता एक जादुई जंगल के उस पार था। कोई भी आम इंसान उस जंगल को पार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक जिंदा जंगल था जो कि एक भूल भुलैया की तरह था और वो टालो की तरफ बढ़ने वालों को मार डालता था। जब वेनवू अपने साथियों के साथ उस जंगल में गया, तब उस जंगल ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिससे उसके सभी साथी मारे गए। लेकिन वेनवू अपनी रिंग्स की वजह से बच गया। फिर वो किसी तरह उस जंगल को पार करता हुआ टालो के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे यिंगली नाम की एक औरत मिलती है जो कि टालो की गार्डियन थी। वेनवू जब टालो में घुसने की कोशिश करता है तो यिंगली उससे लड़ना शुरू कर देती है। वेनवू अपनी रिंग से उस पर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो यिंगली को हरा नहीं पाता, क्योंकि टालो में रहने वाले सभी लोगों के पास जादुई शक्तियां थी और यिंगली तो एक बहुत ही ताकतवर योद्धा भी थी। उसने अपनी शक्तियों से न सिर्फ वेनवू को अच्छी टक्कर दी, बल्कि उसकी रिंग्स को भी अपने काबू में कर लिया और वेनवू को हरा दिया। लेकिन यिंगली ने उसे जान से नहीं मारा और वेनवू भी उससे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद वेनवू ने उस जंगल में आना जाना शुरू कर दिया और वो यिंगली के साथ वक्त बिताने लगा। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी करने का सोच लिया था। पर टालो के लोगों को उनका ये रिश्ता पसंद नहीं आया। यिंगली चाहती थी कि वो वेनवू के साथ टालो में ही रहे, लेकिन वहाँ के लोगों ने वेनवू की बुराइयों की वजह से उसे वहाँ आने नहीं दिया। इसीलिए यिंगली टालो को छोड़कर वेनवू के साथ चाइना चली गई और उसने उससे शादी कर ली। टालो को छोड़ने की वजह से यिंगली की शक्तियाँ भी चली गई और यिंगली की अच्छाइयाँ देखकर वेनवू ने अपने सारे बुरे काम बंद कर दिए, यहाँ तक कि उसने अपनी रिंग्स भी उतार कर रख दी। फिर सन 2000 में वेनवू के बेटे का जन्म हुआ, जिसे उसने नाम दिया शांग-ची, और इसके 4 साल बाद उसे एक बेटी भी हुई जिसका नाम था शियालिंग। अब वेनवू की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो एक अच्छा इंसान बन गया था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उधर दुनिया में एक खबर फैल गई थी कि वेनवू ने अपनी रिंग्स उतार दी है और अब उसके पास कोई सेना भी नहीं है। इस बात से उसके दुश्मन बहुत खुश हुए और अब उन्हें वेनवू से बदला लेने का सही मौका मिल गया। फिर सन 2007 में जब शांग-ची 7 साल का था और उसकी बहन 3 साल की थी, तब एक दिन वेनवू के कुछ दुश्मन उसके घर आ जाते हैं। लेकिन उस दिन वेनवू कहीं बाहर गया हुआ था और घर पे यिंगली और उसके दोनों बच्चे थे। आयरन गैंग के वो लोग यहाँ वेनवू को मारने आए थे, लेकिन वो घर पे नहीं था, इसीलिए वो उसकी फैमिली को मारने का सोच लेते हैं। यिंगली उन्हें समझाने की कोशिश करती है। इससे वो बच्चों को तो छोड़ देते हैं, पर वो उसे मारने का फैसला कर लेते हैं। फिर यिंगली उनसे लड़ना शुरू करती है। हालांकि वो एक अच्छी फाइटर थी, लेकिन अब उसके पास उसकी शक्तियां नहीं थी, और क्योंकि वहाँ आयरन गैंग के बहुत सारे लोग आए थे, इसीलिए वो उनके आगे टिक नहीं पाती और वो मारी जाती है।
बाद में जब वेनवू अपने घर पहुंचा तब तक उसके दुश्मन वहां से जा चुके थे। वहां पर यिंगली को मरा देखकर और आयरन गैंग के कुछ लोगों की लाशें देखकर वेनवू ये समझ जाता है कि ये काम किसका है। इस घटना की वजह से वेनवू का अच्छाई पर से भरोसा उठ जाता है और वो फिर से अपनी रिंग्स पहन लेता है ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके। फिर वो उस अड्डे पर जाता है जहाँ पर आयरन गैंग के लोग मौजूद थे और वो शांची को भी अपने साथ ले जाता है ताकि वो उन गुंडों की पहचान कर सके जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। फिर वेनवू अपनी रिंग्स की मदद से उन सबको मार देता है, लेकिन वहाँ पर आयरन गैंग का लीडर नहीं था, मतलब उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए वेनवू ये तय करता है कि अब वो आयरन गैंग के लीडर को अपने बेटे के हाथों मरवाएगा। और तब वेनवू फिर से अपनी 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन चालू कर देता है और वो उसमें अपने बेटे को कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू करता है। शांची को फाइटिंग की प्रैक्टिस करता देख उसकी बहन श्यालिंग को भी फाइटिंग सीखने की इच्छा होती है, लेकिन वहाँ लड़कियों का आना अलाउड नहीं था। इसीलिए श्यालिंग अकेले ही अपनी ट्रेनिंग करती है और वो सबको दूर से देखकर ही सीखने लग जाती है। उधर आयरन गैंग के लीडर को ये पता चल गया था कि वेनवू उसे मारने वाला है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। फिर सन 2014 में शांची 14 साल का हो जाता है। अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और वो एक बहुत खतरनाक फाइटर बन गया था और अब वेनवू ने आयरन गैंग के लीडर को ढूंढ लिया था, इसीलिए वो शांची को उसे मारने भेजता है। फिर शांची अमेरिका जाता है और वहाँ वो आयरन गैंग के लीडर को मार डालता है, लेकिन वो मिशन पूरा करने के बाद उसे ये एहसास होता है कि उसने बदले की आग में अपनी माँ के संस्कारों को ही जला डाला। इसीलिए उसे बहुत पछतावा होता है और वो अपने पिता से दूर रहने का फैसला कर लेता है। फिर शांची सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और वो अपना नाम और पहचान बदलकर वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ श्यालिंग अपने घर पे ट्रेनिंग कर रही थी और वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन शांची घर वापस नहीं आता और इस तरह से पूरे 6 साल बीत जाते हैं। श्यालिंग अब 16 साल की हो चुकी थी और वो ये समझ गई थी कि अब उसका भाई वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो भी घर से भाग जाती है। फिर वो चाइना के शहर मकाओ चली जाती है और वहाँ वो खुद का एक फाइटिंग क्लब खोलती है। उधर वेनवू को ये पूरी खबर थी कि उसके बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो उन्हें जबरदस्ती घर वापस ला सकता था, पर वो उन्हें अपनी मर्जी से जीने का मौका देता है। फिर सन 2024 में वेनवू के साथ एक अजीब घटना घटती है। उसे अचानक अपनी बीवी की आवाज सुनाई देने लगती है। यिंगली की वो आवाज उसे ये बताती है कि वो अभी भी जिंदा है और टालो के लोगों ने उसे कैद करके रखा है। वो आवाज उसे मदद के लिए पुकार रही थी। ये सब सुन के वेनवू ये मान लेता है कि टालो के लोगों ने यिंगली को सजा देने के लिए उसे कैद किया है, क्योंकि उसने सबके खिलाफ जाकर वेनवू से शादी करी थी। उस आवाज की बातें सच मानकर वेनवू टालो में जाकर यिंगली को आजाद करने का फैसला कर लेता है, पर अपनी पूरी आर्मी के साथ उस जादुई जंगल को पार करना और टालो में घुसना बेहद मुश्किल था। इसलिए वेनवू वहां जाने का आसान तरीका ढूंढने लग जाता है और तब उसे उन लॉकेट की याद आती है जो कि यिंगली ने शांची और श्यालिंग को दिए थे। वो लॉकेट यिंगली अपने साथ टालो से लेकर आई थी। वो असल में मैजिकल लॉकेट थे जिन्हें एक ड्रैगन की मूर्ति पर लगाने से टालो का रास्ता सामने आता था। टालो में घुसने के लिए वेनवू को उन लॉकेट्स की जरूरत थी, पर वो लॉकेट उसके बच्चों के पास थे और उसके बच्चे घर से भाग चुके थे। वेनवू न सिर्फ उन लॉकेट को हासिल करना चाहता था, बल्कि वो अपने बच्चों को भी घर वापस लाना चाहता था ताकि उसकी बीवी के लौटने पर पूरी फैमिली एक हो सके। इसीलिए वो शांची को श्यालिंग के नाम से एक पोस्ट कार्ड भेजता है और वो उस कार्ड में ऐसा लिखता है कि श्यालिंग उसे मकाओ में मिलने बुला रही है ताकि शांची भी मकाओ पहुंच जाए और वो वहां जाकर उन दोनों को घर वापस ला ले। दूसरी तरफ शांची इस सब से बिल्कुल अनजान था। उसे अब घर छोड़े 10 साल हो गए थे और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। जब उसे श्यालिंग के नाम का पोस्ट कार्ड मिलता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है और इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मतलब वेनवू का वो प्लान फेल हो गया था, इसीलिए अब वो अपने कुछ आदमियों को शांची का वो लॉकेट छीनने सैन फ्रांसिस्को भेजता है। उधर जब शांची अपनी फ्रेंड केटी के साथ एक बस से कहीं जा रहा था तब उस पे 10 रिंग्स के आदमी हमला कर देते हैं। शांची उनसे लड़के उन्हें भगा तो देता है, पर वो लोग उसका लॉकेट छीनने में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ ही लड़ाई के दौरान एक आदमी ने शांची को ये बोल दिया था कि वो लोग उसकी बहन के पास भी जाएंगे। इसी वजह से शांची मकाओ जाने का सोच लेता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके और यही वेनवू का नया प्लान था, शांची को मकाओ लाने का। फिर जब शांची मकाओ जाने लगता है तो उसकी फ्रेंड केटी भी उसके साथ वहां जाती है और तब शांची केटी को अपनी पूरी असलियत बता देता है। फिर वो दोनों मकाओ पहुंचकर श्यालिंग के फाइट क्लब में जाते हैं और वहां जब शांची अपनी बहन से मिलता है तो श्यालिंग पहले उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर घर से भाग गया था। बाद में जब शांची अपनी बहन से उस पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि वो कार्ड श्यालिंग ने उसे नहीं भेजा था और तभी उस क्लब पर
टेन रिंग्स के बहुत सारे आदमी हमला कर देते हैं। शांची और श्यालिंग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग श्यालिंग का लॉकेट छीन लेते हैं और तब वेनवू उनके सामने आता है और वो शांची, केटी और श्यालिंग को वापस अपने घर लेकर चला जाता है। वहाँ वेनवू ने ये बताता है कि उसे यिंगली की आवाज सुनाई दे रही है और वो उसे मदद के लिए पुकार रही है। फिर वो उन लॉकेट का इस्तेमाल करके टालो का जादुई नक्शा बनाता है और बोलता है कि टालो में जाने का वो खास रास्ता साल में सिर्फ एक बार एक फेस्टिवल के दिन खुलता है और वो फेस्टिवल 3 दिन बाद ही था। इसीलिए वेनवू ने ये तय किया था कि वो उस दिन अपनी फौज के साथ टालो में जाएगा और अगर वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया तो वो सबको मार देगा। शांची को ये सब बातें बेकार लग रही थी कि उसकी माँ जिंदा है और कैद में है, इसीलिए वो अपने पिता को टालो में हमला करने से मना करता है। इससे वेनवू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो शांची, श्यालिंग और केटी को एक तहखाने में बंद कर देता है। उस तहखाने में उन्हें ट्रेवर स्लेटरी मिलता है। ट्रेवर वही एक्टर था जिसने कुछ साल पहले 10 रिंग्स का लीडर बनने की एक्टिंग की थी और ये बात वेनवू को पसंद नहीं आई थी। इसीलिए ट्रेवर के गिरफ्तार होने के बाद 10 रिंग्स के आदमी उसे चाइना लेकर चले गए थे ताकि वेनवू उसे मार सके। लेकिन जब उसे मारा जाने वाला था तब ट्रेवर ने अपने एक्टिंग से 10 रिंग्स के लोगों का दिल जीत लिया। इस वजह से वेनवू ने उसकी जान बख्श दी और उसे अपने मनोरंजन के लिए वहीं रख लिया। जब शांची, श्यालिंग और केटी उससे मिलते हैं तो ट्रेवर उन्हें अपने बारे में बताता है और वो उन्हें मॉरिस से मिलवाता है। मॉरिस टालो का एक जादुई प्राणी था जिसे वेनवू ने कुछ साल पहले टालो के बाहर के जंगल से उठाया था। उस तहखाने में रहते रहते मॉरिस और ट्रेवर दोस्त बन गए थे और ट्रेवर उसकी भाषा समझने लग गया था। जब मॉरिस शांची और श्यालिंग को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों यिंगली के बच्चे हैं और उन्हें देखते ही उसे अपने घर की याद आती है। इसीलिए वो ट्रेवर को बोलता है कि वो टालो में जाने का एक खुफिया रास्ता जानता है। इसी दौरान श्यालिंग ने उस तहखाने से भागने का तरीका ढूंढ लिया था, इसीलिए वो सब वहाँ से निकल के टालो जाने का फैसला करते हैं ताकि वो वेनवू से पहले वहाँ पहुँच के सबको सावधान कर सके। फिर वो सब 10 रिंग्स के लोगों से बचते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और वो उस जादुई जंगल के बाहर पहुँच जाते हैं। वहाँ मॉरिस उन्हें उस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता बताता है और वो उस जंगल को पार करके टालो के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें यिंगली की बहन यिंगनान मिलती है जो कि अपने भांजे और भांजी का स्वागत करती है। फिर शांची और श्यालिंग अपनी मौसी को बताते हैं कि उनके पिता को लग रहा है कि उनकी माँ टालो में कैद है, इसीलिए वो यहाँ आने वाले हैं। और तब यिंगनान उन्हें इस बात के पीछे का सच बताती है जिसमें टालो का पूरा इतिहास शामिल था। हजारों साल पहले जब टालो के लोग शांति से जी रहे थे तब अचानक उनकी दुनिया में एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुल गया जिसमें से बाहर निकली एक राक्षस की फौज। उस मॉन्स्टर का नाम था ड्वेलर इन डार्कनेस। वो और उसके साथी दूसरों की आत्मा चुरा के अपना पेट भरते थे। उन्होंने टालो में घुस के बहुत तबाही मचाई और कई लोगों को मारा। फिर वो टालो से निकल के पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टालो की नदी में से एक जादुई ड्रैगन बाहर निकला जिसका नाम था द ग्रेट प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर ड्रैगन की शक्ति के आगे वो आत्मा भक्षक कमजोर पड़ने लग गए। फिर टालो के लोगों और ग्रेट प्रोटेक्टर ने मिलकर उस ड्वेलर की पूरी फौज को वापस उसके डायमेंशन में भेज दिया और फिर प्रोटेक्टर ड्रैगन ने अपनी खाल से वहाँ एक मजबूत दरवाजा बना दिया ताकि वो आत्मा भक्षक वहाँ से बाहर न निकल सके। इसके बाद ग्रेट प्रोटेक्टर ने टालो के सभी लोगों को अपनी थोड़ी शक्ति और अपनी बहुत सारी खाल दी ताकि वो लोग उससे हथियार बना सके और उस डार्क गेट की रक्षा कर सके। तब से लेकर आज तक टालो के लोग उस गेट की रक्षा कर रहे हैं और जंग की तैयारी कर रहे हैं ताकि अगर कभी वो राक्षस बाहर आ जाए तो वो उसे हरा सके। वो ड्वेलर इन डार्कनेस खुद तो उस दरवाजे को कभी तोड़ नहीं पाया, इसीलिए उसने बाहर निकलने के लिए दूसरों को पुकारना शुरू कर दिया। उसने सदियों से कई ताकतवर लोगों को झूठा लालच देकर उस दरवाजे को तोड़वाने की कोशिश की, लेकिन जो कोई भी उसके बहकावे में आकर टालो गया उसे वहाँ के लोगों ने हरा दिया। फिर 2024 में उस राक्षस का ध्यान वेनवू पर गया। उसे ये समझ आ गया था कि वो 10 रिंग्स की ताकत से आजाद हो सकता है, इसीलिए उसने यिंगली की आवाज में वेनवू को पुकारना शुरू कर दिया। और क्योंकि वेनवू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उस आवाज को सुन के अपना होश खो बैठा और उसने टालो में जाकर उस दरवाजे को तोड़ने का फैसला कर लिया। यिंगनान की पूरी बात सुनकर शांची और श्यालिंग समझ गए कि अगर उनके पिता को रोका नहीं गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। फिर यिंगनान उन दोनों को ड्रैगन की खाल का कवच और हथियार देती है और उन्हें लड़ाई के नए तरीके सिखाती है। इसके साथ ही केटी भी वहाँ तीर चलाना सीखती है
फिर 3 दिन बाद जब उस फेस्टिवल के दिन टालो का रास्ता खुलता है, तब वेनवू अपनी फौज के साथ वहां आ जाता है। वहां के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे उसकी बीवी नहीं बल्कि एक राक्षस है जो कि उसे बहका रहा है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वो अपने आदमियों को सबसे लड़ने बोलता है और वो खुद उस दरवाजे को तोड़ने निकल जाता है। फिर टालो और 10 रिंग्स के लोगों की जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और शांची अपने पिता को रोकने जाता है। शांची के पास अब नया कवच और हथियार थे, लेकिन वो अब भी अपने पुराने तरीके से लड़ रहा था। इसीलिए वो कुछ देर तो वेनवू के आगे टिक जाता है, लेकिन आखिर में वो हार जाता है और फिर वेनवू उसे वहाँ की नदी में फेंक देता है और वो उस डार्क गेट के पास पहुँच जाता है। फिर वो अपनी रिंग्स का इस्तेमाल करके उस गेट को तोड़ना शुरू करता है। वो गेट बहुत बड़ा और बहुत मजबूत था, इसीलिए वो आसानी से टूटता नहीं, लेकिन उसमें कुछ क्रैक्स आ जाते हैं और उन क्रैक्स में से कई सारे छोटे आत्मा भक्षक बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वेनवू उस तरफ ध्यान नहीं देता और वो पूरी ताकत से उस दरवाजे पर हमला करता रहता है। उधर वो आत्मा भक्षक टालो पर हमला कर देते हैं और वो कई लोगों को मार के उनकी आत्मा उस दरवाजे के अंदर ले जाते हैं ताकि उनके मास्टर की ताकत बढ़ जाए और वो वहाँ से बाहर निकल पाए। ये देखकर 10 रिंग्स के लोग अपनी लड़ाई रोक देते हैं और वो इस नई मुसीबत से निपटना शुरू करते हैं। उन राक्षसों को सिर्फ टालो के हथियार से ही मारा जा सकता था, इसीलिए 10 रिंग्स के लोग टालो के लोगों के साथ मिलकर उनसे लड़ते हैं। दूसरी तरफ शांची उस नदी में डूब रहा था और वो मरने ही वाला था, लेकिन तभी तक ग्रेट प्रोटेक्टर उस नदी में से बाहर आता है और वो शांची को बचा लेता है। फिर वो ड्रैगन सबके साथ मिलकर उन राक्षसों को मारना शुरू करता है और शांची अपने पिता को रोकने चला जाता है। इस बार शांची अपनी मौसी के सिखाए हुए उस तरीके से लड़ता है जैसे उसकी माँ लड़ा करती थी। इससे वो न सिर्फ वेनवू को अच्छी टक्कर देता है, बल्कि वो उसकी 5 रिंग्स को भी अपने काबू में कर लेता है। फिर वो दोनों बाप बेटे 5-5 रिंग्स का इस्तेमाल करके आपस में लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शांची पूरी 10 रिंग्स को अपने काबू में कर लेता है और वो उससे वेनवू को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो प्यार की खातिर रुक जाता है और वो उन रिंग्स को अपने पिता को लौटा देता है और उन्हें दोबारा समझाता है कि वो उस गेट को ना तोड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो गेट काफी कमजोर हो गया था और ड्वेलर इन डार्कनेस बहुत ताकतवर बन गया था, इसीलिए वो गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है और तब वेनवू को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो ड्वेलर शांची पर हमला करता है, लेकिन वेनवू उसे बचा लेता है। पर तभी वो राक्षस पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकालना शुरू कर देता है और तब मरते मरते वेनवू अपनी रिंग्स शांची को दे देता है। फिर वो राक्षस टालो की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी ग्रेट प्रोटेक्टर उसे अपनी शक्तियों से नदी में घेर लेता है और वो ड्वेलर को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके साथी उसे बहुत सारी आत्माएं लाकर देते हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो प्रोटेक्टर की पकड़ से छूट जाता है। फिर ड्वेलर प्रोटेक्टर को ही पकड़ लेता है और वो उसकी आत्मा निगलना शुरू कर देता है। अगर वो ड्रैगन की आत्मा छीन लेता तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता, लेकिन तभी केटी दूर से ही ड्वेलर के गले पर एक तीर मार देती है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर आजाद हो जाता है और वो फिर से ड्वेलर को पानी में कैद कर देता है। और तब शांची अपनी रिंग्स उस राक्षस के पेट में डाल देता है और वो उन्हें फुल चार्ज करके उसके पेट में ब्लास्ट कर देता है, जिससे ड्वेलर इन डार्कनेस के टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। इस सब के बाद टालो और 10 रिंग्स के लोग मिलकर उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उस जंग में अपनी जान गंवाई थी। फिर शांची और केटी वापस अमेरिका चले जाते हैं और वो एक होटल में बैठकर अपने दोस्तों को उस घटना के बारे में बताते हैं। तभी वहाँ पर जादूगर वोंग आ जाता है और वो शांची और केटी को अपने साथ कामरताज लेकर चला जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें वोंग, शांची और केटी कामरताज में नजर आते हैं। वहाँ पर कैरल डैनवर्स और ब्रूस बैनर भी वीडियो कॉल पे मौजूद थे। वोंग वहाँ सबको बताता है कि जब शांची ने पहली बार उन रिंग्स का इस्तेमाल किया तो उससे एक अलग तरह की एनर्जी निकली जो कि उसे कामरताज में महसूस हुई और तब से वो रिंग्स दूर किसी को एक मैसेज भेज रही है। उन रिंग्स को स्कैन करने पर ब्रूस और वोंग को ये पता चला कि वो कई हजार साल पुरानी हैं और उन रिंग्स के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं है। और क्योंकि अब वो पावरफुल रिंग्स शांची के पास थी, इसीलिए वोंग और ब्रूस बैनर उसे अपनी सुपर हीरो टीम का हिस्सा बना लेते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शियालिंग दिखती है जो कि अपने भाई को ये बोल के चाइना गई थी कि वो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने जा रही है, लेकिन अब वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन की नई लीडर बन गई थी और उसने वहाँ पर लड़कियों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था और वो एक नए तरीके से अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रही थी। तो दोस्तों, ये थी शांची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स मूवी की